Hello dear students, this is Gaurav Singh and you're watching Teriano. Here the platform where you are building bonds with building future. So आज मैं बात करूंगा कि जो हमारे NCERT के सिविक्स की जो सब्जेक्ट है उसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे और इस हिसाब से आप सिलेबस में जो चैप्टर्स मेंशन है उसे भी हम लोग पढ़ेंगे वन बाय वन. सो आज मैंने इसलिए सिलेबस के बारे में बताया क्योंकि बच्चे बुक्स तो पढ़ते हैं, ट्यूटर्स की भी हेल्प लेते हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, और अगर पढ़ना है तो किस तरीके से पढ़ना है, इस सब्जेक्ट का वेटेज क्या है, क्या सिर्फ गणित और विज्ञान से यानी मैथमेटिक्स और साइंस आपको सफलता दिला सकता है. तो ये आपकी गलत सोच है, क्योंकि आपको पता है कि इस देश का सबसे टफेस्ट एग्जाम दैट इज आईएएस का एग्जाम जो यूपीएससी कंडक्ट करती है, उसके लिए भी हमें सोशल साइंस पे अच्छी मजबूती और पकड़ बनानी पड़ती है. तो इसी को अपने ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि बच्चों को अभी से ही इस सब्जेक्ट के प्रति रुझान जगाते हुए बताया जाए कि क्या आखिर पॉलिटी इज रियली हेल्पफुल इन द लाइफ. तो इस हिसाब से मैंने सोचा कि आज आपको इस विषय पर बताऊं. ठीक है, तो अभी आप ऐसे समझें कि जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज सिविक्स में क्या है कि आपको पता है कि सीबीएसई के लिए एनसीईआरटी फॉलो करते हैं, लेकिन और भी जो स्टेट्स के जो सब्जेक्ट हैं और स्टेट बोर्ड्स जो फॉलो करती है वो भी एनसीईआरटी को ही अपना पैरामीटर्स मानती है, उसी को ध्यान में रखते हुए अपना सिलेबस डिजाइन करती है. इसलिए बिल्कुल नहीं सोचे कि सिर्फ सीबीएसई वालों के लिए, सीबीएसई वालों के लिए तो है ही, और साथ ही सभी बोर्ड्स वाले जो चाहे वो उत्तर प्रदेश बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से हो, मध्य प्रदेश बोर्ड से हो, वो समझे, क्योंकि आपको पता है कि सिविक्स बोर्ड्स में चेंज नहीं होते हैं. अगर सिविक्स में सिविक्स जो है वो एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है वो दूसरे में अलग बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपको पता है कि लोकसभा पूरे भारत के लिए एक है. इसके लिए नहीं कि गुजरात बोर्ड में लोकसभा का मीनिंग अलग हो जाता है और मध्य प्रदेश में अलग हो जाता है, ऐसे बिल्कुल नहीं है. तो आप लोग इस चीज को ध्यान में रखें कि जो सब्जेक्ट है हमारा सिविक्स, इसे किसी भी बोर्ड्स के बच्चे पढ़ सकते हैं. और दूसरी सबसे बड़ी खासियत कि 8th का है और इसमें टोटल 9 चैप्टर्स आर है. ओके, टोटल आपको 9 चैप्टर्स पढ़ने हैं. कितने चैप्टर्स? 9 चैप्टर्स यू हैव टू स्टडी, यू हैव टू रीड हियर. ओके, सो अब ये जानना है कि इस चैप्टर को हम कैसे पढ़ाएंगे. पहली चीज कि हम जब स्टार्ट करते हैं पढ़ाना तो ये पहले बता दिया जाता है कि ये किस चैप्टर के कौन से पॉइंट्स को मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ. जैसे सपोज कि मैं पढ़ा रहा हूँ the Constitution of India. Okay, in that we will able to understand that कि इसमें जो भी पॉइंट्स है, कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, सोर्स कहाँ से आया है, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन का अलग अलग देश में उसकी मीनिंग क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए क्यों जरूरत है, इसकी क्या आवश्यकता है. ओके, तो इस तरह से जो भी पॉइंट्स हमारे बुक्स में है एंड एप्लीकेशन पार्ट जो भी कल कोई पूछ दे आपसे कि भैया आप सिविक्स पढ़े हैं, 9th 10th तो पास किए होंगे, बोलेंगे आप हाँ बिल्कुल किए. ऐसे में अगर आपको ये पूछा जाए कि सिविक्स में आपने क्या कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था लेकिन याद नहीं है, तो दिस इज नॉट द सॉल्यूशन. आपको ये बताना है कि बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन तो हर नागरिक को जानना चाहिए. ओके, इसमें राइट्स होते हैं, ड्यूटीज होते हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स होते हैं जो हमें एक प्रोटोकॉल में बांधती है कि हमारे लिए क्या लीगल है क्या इलीगल, इन सब चीज़ों की जानकारी बताई जाती है. हमें एक नियम कानून के अंदर ही किसी कार्य को करना चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी हमारे संविधान दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन में दिया होता है. इसलिए आप लोग ये ना समझें कि इस विषय की कोई खास आवश्यकता नहीं, बिल्कुल गलत सोच है आपकी, क्योंकि मैंने पहले बताया था कि बड़े से बड़े एग्जाम को पास करने के लिए इन सभी यानी सोशल साइंस को पढ़ना आवश्यक है. समझ रहे हैं, चाहे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो, मेडिकल बैकग्राउंड से हो, या और भी, चाहे वो आप लीगल असिस्टेंस के बैकग्राउंड एलएलबी से हो, लॉयर हो, कोई भी हो, आपको बिना इसके आप कुछ नहीं कर सकते. इवन इन्वायरमेंटलिस्ट, बीइंग एन इन्वायरमेंटलिस्ट, आई वांट टू इंट्रोड्यूस दैट कि अगर मुझे इन्वायरमेंटल लॉ पता नहीं होगा तो मेरी इन्वायरमेंटलिस्ट होने का कोई औचित्य नहीं है. क्यों? क्योंकि हमें जब पता ही नहीं कि नियम कानून क्या है, और वो कहाँ इन्वायरमेंट की बुक में मिलेगी, बिल्कुल नहीं, वो लीगल की बुक में मिलेगी. संविधान के नियम जो है वो हमारे संविधान कॉन्स्टिट्यूशन की बुक में मिलेगी. ओके, सो ऐसे हम लोग समझते हैं अपने सिलेबस को. तो हम शुरू करते हैं कि सिलेबस को कैसे पढ़ा जाए. ओके, और किस तरह से समझा जाए. आप लोग को बर्डन नहीं लेना, आप लोगों को कुछ समझना है.
द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये पहला चैप्टर है, समझे आप। और आप ये समझिए कि आपके पास 9 चैप्टर्स, 365 डेज, दैट इज 12 मंथ्स, 12 महीने 365 दिन है। और अगर देखा जाए तो ये टोटल जो है आपको प्रिपरेशन के लिए समय है। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आप कितना समय देते हैं इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए। पहली बड़ी चीज जो मैं बताना चाहूँगा, बच्चों की मानसिकता होती है कि हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अगर आपको लगता है तो हो जाएगा, जब आपको लग रहा है तो होना चाहिए, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। हर चीज अपने लिए समय मांगता है। आपको पता है कि फर्स्ट स्टैंडर्ड के बाद डायरेक्ट आप 10th में नहीं जा सकते, क्यों? इट रिक्वायर्स टाइम, इसको समय चाहिए, तभी आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। समझ रहे मेरी बात? तो आप ऐसे नहीं सोचें, आप ऐसे समझें कि बिना आपको समय दे किसी भी चीज को समझना मुश्किल है। तो अब 365 डेज हो गए। अगर आप डेली मंथली 2 आवर्स देते हैं इस सब्जेक्ट पर, तो 365 डेज इंटू 2, 5 2 जा 10, 6 2 जा 12 प्लस 1 13, 3 2 जा 6, 730 आवर्स, 730 घंटे आप इसको पढ़ सकते हैं। और मुझे नहीं लगता कि 100-150 के पेज वाली जो एनसीईआरटी की बुक है वो 730 घंटे में नहीं पढ़ा जा सकता है। इवन यू कैन अर्न द मास्टरी ओवर दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, उसके आप मास्टर बन सकते हैं। और फिर टॉपर्स के लिए तो सोचना नहीं, क्योंकि आप जब पढ़ेंगे तो फिर सोचने वाली बात नहीं। ओके, सो दिस इज समथिंग दैट आई वांटेड टू एक्सप्लेन हियर। अब आपको पता चल गया एक सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए 370 आवर्स आप दे सकते हैं। 370 का आप 9 से डिवाइड कर दो, हटाओ 9 से ना, ऑन एन एवरेज 10 से कर दो। 37 आवर्स एक चैप्टर्स को, 37 आवर्स, 37 घंटे आप एक चैप्टर को पढ़ने में देंगे। आपको लगता है इतना जरूरत होती है हमें? बिल्कुल नहीं होती है। ये बिल्कुल आपको कोई बेवकूफ बना रहा है कि 37 घंटे में आप एक चैप्टर पढ़ सकते हैं। गलत है। आप एनसीईआरटी के चैप्टर्स को 37 घंटे में 37 बार आप पढ़ सकते हैं इसे। अगर पहली बार हो सकता है पढ़ने में आपको टाइम लगे 4 घंटे 5 घंटे, मैं ये बोलता हूँ 3 घंटे, लेकिन जब दूसरी बार पढ़ेंगे तो और वो कम, मिनिमाइज हो जाता है। तीसरी बार पढ़ेंगे और कम, और मल्टीपल रिवीजन जो है वही आपको आपके फील्ड का मास्टर और हीरो बनाएगा। ओके, सो दैट वाज अबाउट टाइम टेबल। ओके, सो इतना समय आप देंगे 37 घंटे, तो आप इस चैप्टर्स को खत्म कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इस चैप्टर को आप पढ़ सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इसका सोर्स क्या है, इसको कहाँ कहाँ से लाया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए कौन कौन से लोग थे, इसको पढ़ेंगे। फिर सेकुलरिज्म पढ़ेंगे, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, सेकेंड चैप्टर। थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट क्या होता है, यूनियन एग्जीक्यूटिव दैट इज प्रेसिडेंट, ये क्या होता है। देन वी विल स्टडी अबाउट द जुडिशरी, इंडियन जुडिशरी सिस्टम। वी विल आल्सो कंपेयर विद अदर कंट्रीज जुडिशरी सिस्टम। अंडरस्टैंडिंग लॉज, हमें लॉ समझेंगे कि लॉ होता क्या है, इसकी जरूरत क्या है, why it is essential for us, why Indians should know about the laws, rules and regulations. Then role of police and courts, एक आम नागरिक को भी जानना चाहिए कि पुलिस का क्या दायित्व है, पुलिस क्या करती है, और हमारे लिए कोर्ट्स का क्या इंपॉर्टेंट है, उनका रोल क्या है, हमें जस्टिस दिलाने के लिए कोर्ट ही क्यों है, पुलिस स्टेशन क्यों नहीं सफिशिएंट है। तो इन सभी चीजों के बारे में वी विल टॉक। ओके, अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन। ओके, ये मार्जिनलाइजेशन क्या होता है, इसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे इसी सब्जेक्ट के अंदर। ओके, नाउ सोशल जस्टिस एंड मार्जिनलाइज्ड। सोशल जस्टिस क्या होता है, इसको हम कैसे समझेंगे, इसमें मार्जिनलाइज्ड क्या होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं मार्जिनल पार्ट ऑफ द सोसाइटी, सबसे निम्न स्तर के जो लोग होते हैं उनके बारे में जानकारी। तो आप
ऐसे समझें कि सोशल जस्टिस क्या है, मार्जिनलाइज्ड क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा 8th चैप्टर है। द लास्ट चैप्टर दैट इज इकोनॉमिक प्रेजेंस ऑफ द गवर्नमेंट। क्या सरकार सिर्फ न्यायिक प्रक्रिया में भाग लेती है? क्या वो एग्जीक्यूटिव जो होते हैं, कार्यपालिका है, क्योंकि आपको पता है सरकार की जो 3 ऑर्गन्स हैं, 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियरी, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। ओके, तो उसके बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। इकोनॉमिक प्रेजेंस ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट जो है इकोनॉमिक प्रेजेंस के लिए क्या करती है, क्या सरकार पैसे की भी जानकारी रखती है, लेन देन रखती है, उसका ब्यौरा कौन रखता है। सो वी विल स्टडी इन दैट चैप्टर। इसका मतलब ये होगा कि हम ये 9 चैप्टर्स को वी विल कवर इन आवर वीडियो लेक्चर सीरीज। आप लोगों को कहीं भी दिक्कत होती है इससे रिलेटेड तो आप लोग बिल्कुल निसंदेह, घबराएं नहीं, और आप लोग जिस सवाल को आप अपना हमारे कमेंट बॉक्स में डालें, टेरियानो और उसकी टीम आपको विदिन 25 आवर्स आपको रिप्लाई देगी। आप में से किसी को लगता है कि इसकी जानकारी आपको है तो बेशक आप भी कमेंट बॉक्स में इसे पुट करें ताकि ये जानकारी लोगों तक पहुंच सके, क्योंकि टेरियानो का एकमात्र उद्देश्य है बिल्डिंग बॉन्ड्स, बिल्डिंग फ्यूचर। ओके, a tree of knowledge which will provide the sufficient amount of knowledge which will be adequate and sufficient to survival in the growth of the life. And one should also understand कि अगर मान लीजिए आप किसी भी तरह से आर्थिक रूप से कमजोर हैं तो बिल्कुल ना घबराएं, क्योंकि हम आपके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आपको ये नहीं देखना कि सर ने शर्ट क्या पहना है, सर के पसीने छूट रहे हैं, बेशक, क्योंकि हम आपके लिए मेहनत करते हैं। हम ये नहीं चाहते हैं कि जो डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी में है वो एजुकेशन में हो। हम डिस्क्रिमिनेशन फ्री एजुकेशन करना चाहते हैं। अंडरस्टूड? सो इसीलिए हम चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें। अगर आपके दोस्त हों, परिवार में और भी बच्चे हों तो टेरियानो से जुड़ें और टेरियानो का लाभ लें और सीखें, और आप भी टेरियानो की तरह लोगों की मदद करें। ओके, सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग टेरियानो। आपका दिन मंगलमय हो, आप अच्छे से पढ़ें और ग्रो करें और अपने सभी सपनों को साकार करें। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच।